आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये PYQ सीरीज शुरू की है और इसी में आगे बढ़ते हुए आज एक और शानदार SSC CGL का शिफ्ट एनालिसिस करेंगे। आज हमारे पास जो शिफ्ट है वो है 13 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 का जो पेपर आयोजित हुआ था, उसमें क्या रहे GK GS के क्वेश्चंस, उन पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस आए, क्या लेवल रहा। सबसे पहला, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ, उनमें से मौखरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरे। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं गुप्त काल और वहां पे हम देखते हैं कि गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण शासक आए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। है तो गुप्तों का एक ऐसा समय था कि जब उनसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया, जैसे समुद्रगुप्त को तो नेपोलियन बोलते हैं इंडिया का। अब ऐसी स्थिति में उस टाइम पे जब इनका जो साम्राज्य विस्तार हुआ, अलग अलग गवर्नर, सामंत या फ्यूडेटरी इनके बन गए थे, क्योंकि जब आपके पास बड़ा क्षेत्र होता है अलग अलग गवर्नर, फ्यूडेटरी मौजूद हैं। अब होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग किंग्स जब तक मौजूद होते हैं तो वो विशाल साम्राज्य संभाल लेते हैं, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग किंग्स खत्म हो जाते हैं, उनके बाद जब कमजोर राजा आते हैं तो वो उतना अच्छे से साम्राज्य को नियंत्रित और बांध नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में फिर ये जो सामंत या फ्यूडेटरी या गवर्नर होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं कि भाई अब तो हमारा राजा स्ट्रॉन्ग वाला हट चुका है और ये कमजोर राजा मौजूद है, ऐसी स्थिति में क्यों ही डरने की जरूरत है, और तब ये स्वतंत्र हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब गुप्त लोग डिक्लाइनिंग फेज में थे, तो उनका जब फॉल शुरू हुआ, पतन शुरू हुआ, तब हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग रूल करने आए। तो यहां पर आप जानते हैं पुष्यभूति वर्धन वंश। अच्छा, यहां पे आप देख पा रहे हो मौखरी, तो यही है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। और मौखरी लोगों में जो फाउंडर है उनका नाम है हरिवर्मन। क्या नाम है बेटा? हरिवर्मन। तो हरिवर्मन, ये फाउंडर का नाम है हरिवर्मन। और दूसरी बात करें, इनका कैपिटल क्या है? कन्नौज। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कन्याकुब्ज। तो हो सकता है कभी ये भी एग्जाम में आ जाए। तो कन्नौज या कन्याकुब्ज, ये इसका पुराना नाम है कन्नौज का। ये कहां पे है कन्नौज? तो उत्तर प्रदेश में मौजूद है। नेक्स्ट बात करें, इसी वंश के, मौखरी वंश के लास्ट रूलर का क्या नाम है? गृहवर्मन। और ये जो गृहवर्मन साहब है, इनकी कौन हत्या कर देता है? तो यहां पे एक और शासक होता है जिसका नाम होता है शशांक, गौड़ वंश का शशांक। तो शशांक अटैक करता है किस पे? गृहवर्मन पे, और गृहवर्मन को जान से मार देता है, कन्नौज पे कब्जा कर लेता है। इस प्रकार मौखरी वंश खत्म हो जाता है। चलिए, यहां पे हमने चर्चा कर ली। तो गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में जो उत्पन्न हुए अलग अलग लोग, तो उसमें मौखरी कहां के हैं? तो कन्नौज के। हमारा पहला प्रश्न का जवाब हमें मिल गया। अगला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती? ठीक है, चलो, जब हम लोग ICC टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये एक मल्टी ईयर इवेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पा रहे हो 2019 से 21, 21 से 23, 23 से 25। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई वनडे टूर्नामेंट होता है, जैसे वर्ल्ड कप, तो हम वो तो देखते हैं कि हाँ भाई कुछ महीनों में खत्म हो गया, या T20 टूर्नामेंट है तो कुछ दिन महीनों में खत्म। लेकिन जब हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसमें एक मल्टी ईयर साइकिल होती है। अब जैसे 2019 से 21 में सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन सी टीम्स टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे जितना बेहतर खेलोगे। और फिर लास्ट में क्या होगा कि जो दो टीम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उनके बीच में फाइनल मैच होगा। अब इंडिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि जो फर्स्ट एडिशन था, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में फाइनल हुआ, इसमें भी इंडिया हारी, न्यूजीलैंड जीत गया फर्स्ट एडिशन। ठीक है, जो रिजल्ट कब आया? 21 में। और फिर बात करते हैं 23, तो 2023 में, क्योंकि 21 से 23 ये दूसरा इवेंट था, दूसरा एडिशन था ICC टेस्ट चैंपियनशिप का। फाइनल मैच 2023 में खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रहे थे और फिर से इंडिया हार गया। तो भाई दूसरी बार कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जब आप पेपर दोगे इस साल या अगले साल, तब तक एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 23 से 25 वाला एडिशन भी हो चुका है, यानी तीसरा एडिशन। और 25 में जब इसका फाइनल खेला गया तो बेटा साउथ अफ्रीका जीता। वैसे साउथ अफ्रीका को चोकर्स बोलते हैं, ये ज्यादा टूर्नामेंट ICC के जीत नहीं पाते, लेकिन ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए। और साउथ अफ्रीका ने किसको हरा दिया था? तो साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो एक बार न्यूजीलैंड जीती फर्स्ट एडिशन, सेकंड ऑस्ट्रेलिया और थर्ड साउथ अफ्रीका। पहले दो में इंडिया हारी और तीसरे में ऑस्ट्रेलिया हार गई। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है बच्चे? कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीती है 2023 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन,
वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता या जिसे हम कहते हैं कि ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम में नहीं है। अब ध्यान देंगे, ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस हम किसको देंगे? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, तो जो ऐसे देश हैं जो डेवलपमेंट के मामले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तो ऐसे देशों को यूनाइटेड नेशंस ने एक लिस्ट में रखा है, और बाकी जो देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है उनको ये बोला जाता है कि भाई ये गरीब जो देश है, लीस्ट डेवलप्ड देश है, इनके प्रोडक्ट्स को आप बिना टैरिफ लगाए, बिना टैक्स लगाए अपने देश में आने दो, क्योंकि वैसे भी इन देशों की जो इकोनॉमी है वो वीक है, वो वैसे भी ज्यादा कुछ प्रोडक्ट्स बना नहीं रहे, और जब उनके प्रोडक्ट्स अगर आपके देश में आएंगे और आप टैक्स लगा दोगे, इंपोर्ट ड्यूटी आयात कर, तो वो और महंगे हो जाएंगे, तो बिकेंगे नहीं। तो मदद करने के लिए उन देशों को, और उन देशों में जो कारीगर लोग हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि टैरिफ फ्री, क्यों, हम कोई टैरिफ नहीं लेंगे। तो ऐसे देशों की लिस्ट में कौन सा देश शामिल नहीं है? अंगोला शामिल नहीं है। ये जो स्कीम है 2008 में भारत सरकार ने शुरू की थी, और ये ऑपरेशनल होते होते इसको 2012 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो देश हैं, बुर्किना फासो, बुरुंडी, चैड, कोमोरोस। तो यहाँ पे आपको किसका नाम नहीं मिलता है? अंगोला का नाम नहीं मिलता है। तो क्या रवांडा, बुरुंडी और म्यांमार इस लिस्ट में है? हाँ। तो अगर हम बात करें, ये बुरुंडी दिख गया आपको, ये रवांडा दिख गया आपको, और ये म्यांमार दिख गया आपको, तो ये है, अंगोला नहीं है। 2008 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए, अमरूद के पौधे में, तो ये जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती भारत के राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाई जाती है। किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ है। और गांधी जी के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है बेटा? करमचंद गांधी। और जो उनकी मदर है उनका नाम क्या है? तो करमचंद गांधी, यहां पे मैंने लिख दिया फादर का नाम। जो मदर है उनका नाम क्या है? पुतली बाई, ये मदर का नाम है। वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी, ये वाइफ का नाम है। ठीक है, चलिए, लॉ की पढ़ाई की है इनने, कहां से पढ़ाई की है? लंदन से। 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में इनने बहुत सारी चीजें की हैं, और एक न्यूज़पेपर निकाला था साउथ अफ्रीका में 1903 में, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला था। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला था। अच्छा, फिर इंडिया वापस कब आए? 1915 में, जनवरी में, 9 जनवरी के दिन वापस आए। और इसलिए हर साल क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि उनको सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है ना। तो जनवरी 1915 में वापस आए, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। ठीक है, तो 1869 और कौन से न्यूज़पेपर्स निकाले हैं? तो एक तो हमने बात कर ली इंडियन ओपिनियन 1903, लेकिन इसके अलावा भी और न्यूज़पेपर्स हैं। जैसे आप देखोगे यंग इंडिया, तो एक यंग इंडिया न्यूज़पेपर है। यंग इंडिया न्यूज़पेपर कब है? 1919। और फिर एक बात करते हैं हरिजन न्यूज़पेपर, तो ये 1933, 1933, तो ये दिमाग में रखना। चल अगला देखें, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है? बहुत लड्डू क्वेश्चन है। आर्टिकल 80 क्या कहता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम लोग 250 हो सकते हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, भले ही मैक्सिमम 250 स्ट्रेंथ बोलता है आर्टिकल, लेकिन आज स्ट्रेंथ है कितनी? 245। एक और बात, ये जो 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, ये कौन से फील्ड के हो सकते हैं? ये भी आ जाता है। तो लिटरेचर यानी साहित्य, आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान, और सोशल सर्विस, ठीक है, तो समाज सेवा। तो यहां से इन 4 फील्ड में किसी ने अच्छा काम किया हो तो वहां पे फिर नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रेसिडेंट किनको नॉमिनेट करेंगे? जो लोगों का नाम प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको रिकमेंड करेंगे। चलिए, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को भी कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है कि नहीं? अच्छा है, ठीक है, तो BHEL ही है। सही बात है भाई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रिलायंस, टाटा, अदानी, तो ये तो प्राइवेट है। तो ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया। 1956 में BHEL की स्थापना होती है और सोवियत यूनियन की मदद से होती है, क्योंकि भाई हमको उस टाइम पे इतना जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत हैवी इंडस्ट्री है ना, तो पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट बनाती है, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी, तो सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की थी। ठीक है, 1956 में स्थापना हुई। चलो, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना 1977 में किस राज्य द्वारा की गई? अब जैसे आप करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हो तो नेशनल स्तर के भी अवार्ड्स पढ़ते हो, लेकिन वहां पे आप देखोगे कई बार आपके सामने आता है स्टेट लेवल अवार्ड। जैसे एक बहुत ही कॉमन अवार्ड है तानसेन अवार्ड, ये MP सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार
तो जब तानसेन समारोह होता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तब इसको दिया जाता है। लेकिन ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो क्लासिकल म्यूजिक के फील्ड में ये दिया जाता है। अच्छा, उसी प्रकार एक और राज्य सरकार का अवार्ड है नंदी अवार्ड, ये आंध्र प्रदेश सरकार देती है। किसमें, तो तेलुगु सिनेमा में किसी ने अच्छा किया हो, या तेलुगु थिएटर में अच्छा किया हो, या तेलुगु टेलीविजन में कुछ अच्छा किया हो, तब यह अवार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहीं पर तेलुगु सिनेमा थिएटर टेलीविजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया। चलो, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जब हम लोग बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो बच्चे इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सबसे मुख्य बात जो पता है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो इसके प्रेसिडेंट देखो, प्रेसिडेंट का नाम क्या? पीटी उषा। पहली बार कोई महिला इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट हो जाता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन? पीटी उषा, 1927 में स्थापना। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी करंट में कौन है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं पीटी उषा जी, और अभी वर्तमान में वही अध्यक्ष। लेकिन फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? जब 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना, तब अध्यक्ष कौन थे बच्चे? तो दोराबजी टाटा। तो ये भी फैक्ट दिमाग में रखना। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पे भी कभी भी प्रश्न आ जाता है। तो जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना बहुत पहले हुई है 1894, और इसका हेडक्वार्टर का है भाई, इंडिया वाले का तो दिल्ली में है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे? लॉसेन, स्विट्जरलैंड। 1894 में स्थापना, लॉसेन स्विट्जरलैंड में मौजूद है इसका हेडक्वार्टर। और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो भी पहली बार कोई महिला बनी। अब देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी पहली बार कोई अध्यक्ष आई पीटी उषा, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी कोई पहली बार महिला अध्यक्ष बनी, और उनका नाम है कर्स्टी कोवेंट्री। ये जो कर्स्टी कोवेंट्री है, ये जिम्बाब्वे देश से आती हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला बनी है, और पहली बार वो अफ्रीका से भी कोई अध्यक्ष बना है। तो इससे पहले आज तक कोई अफ्रीका से, कोई पुरुष कोई महिला अफ्रीका से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष नहीं बना था। तो फर्स्ट अफ्रीकन भी है और फर्स्ट वुमेन भी है, ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष, कर्स्टी कोवेंट्री। निम्नलिखित में से कौन संसदीय कार्यवाही का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? हाफ एन आवर डिस्कशन तो होता है, 0 आवर डिस्कशन, ठीक है, ठीक है, ये भी होता है। 2 आवर डिस्कशन, ये भी होता है। फुल डे डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे दिन की चर्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पे हाफ एन आवर और ये शॉर्ट, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। 0 आवर डिस्कशन क्या होता है? जब कोई मेंबर को, हाउस के, भले ही लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसको कोई पब्लिक के मैटर पर अर्जेंट डिस्कशन करवाना हो, ठीक है, तो अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना होता है कि लोकसभा में है अगर वो मेंबर, तो उसको स्पीकर से परमिशन लेनी होती है। राज्यसभा में है तो चेयरमैन से परमिशन लेनी होती है। ये परमिशन आपको पहले रिटन नोटिस में लेनी पड़ेगी कि मैं इस मुद्दे पर डिस्कशन करवाना चाहता हूं, ये थीम है मुद्दे का। अब जो भी हेड है, मतलब वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो, उनके ऊपर है कि वो अलाउ करें या ना करें। वो कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट की नहीं, मैं इस मैटर को इतना अर्जेंट नहीं समझता, या कोई भी कारण से कि ये इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और अगर अलाउ करते हैं तो फिर डिस्कशन होगा। तो ये होता है आपका 0 आवर डिस्कशन। बाकी फुल डे डिस्कशन जैसा कुछ नहीं होता। इनमें से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। ठीक है भाई, तो काली, तीस्ता, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। इतना इजी क्वेश्चन है। अगेन लड्डू इसलिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत इजी हैं। चाहता तो टफ बना देता, लेकिन ये तो बहुत इजी कर दिया। अब भाई आप देखो सतलुज कहां पे है और ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयस, तीस्ता सिक्किम में है, तो अगमिन बिल्कुल ईस्टर्न बाउंड्री बोल रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश साइड होनी चाहिए ना कोई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? ब्रह्मपुत्र। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं। अगेन ये वाली शिफ्ट भी आपको इजी टू मॉडरेट स्तर की दिख रही है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ये कहां पर बेटा? ये तिब्बत में है। तो जो मानसरोवर लेक है ना, उसके बगल में ही है ये चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक के बगल में। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत पर वर्तमान कब्जा चाइना का है। तो इस नदी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? सैंगपो। और फिर ये यहाँ से यूटर्न लेती है नामचा बरवा से और फिर इंडिया में आ जाती है। इंडिया के बाद कहां जाती है? बांग्लादेश। तो तिब्बत
इंडिया और बांग्लादेश में इसका मूवमेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, चल तो ये भी हमने पूरी चर्चा कर ली। यहां पे कुछ एडिशनल बात लिखी है। मुद्रा, मजदूरी और बेरोजगारी की दर में परिवर्तन की दर के बीच जो अनुभव जन्य रूप से फिट किए जाने वाले संबंध को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एम्पेरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी, वेज एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज। देखने में क्वेश्चन लगता है कि अरे बहुत टफ है, ऑप्शंस भी देखोगे, क्या फ्रीडमैन्स मॉडल या कीनीशियन मॉडल या बॉमोल हाइपोथेसिस या फिलिप्स कर्व। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर आप शुरुआत के मॉडल से परेशान नहीं हो रहे हो तो बेटा फिलिप्स कर्व इसका जवाब। और जो फिलिप्स कर्व है ये इतना आसान सा है इसको समझना। अब आप ये देखिए, ये कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी एक बढ़ेगा एक घटेगा, और बड़ा सिंपल है इसको समझना। अब आप खुद सोचो, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी लोगों के पास रोजगार है, आप सोचो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बेरोजगारी कम है, यानी लोगों के पास रोजगार है। जब लोगों के पास रोजगार होगा तो उनके पास पैसा आ रहा है, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, तो साफ बात है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर बेरोजगारी दर कम है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि लोग खरीदेंगे, उनके पास पैसा है और प्रोडक्ट तो उतने ही है। अब जैसे ऑडी गाड़ी ले लो, मुझे भी खरीदनी है, तुम्हें भी खरीदनी है, उसको खरीदने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अभी तो हम तुम नहीं खरीद सकते, लेकिन मान लो कि हमारे पास तुम्हारे पास दोनों के पास पैसा आ जाए, हम जाएंगे बोलेंगे उसको लाओ, मेरे पास भी 50 लाख, तुम्हारे पास भी 50 लाख, हम बोलेंगे लाओ ऑडी। लेकिन वो बोलेगा कि भाई अब मैं ऑडी 50 लाख में नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास दो दो खरीदार हैं, तो मैं उसको बेचूंगा जो मुझे 50 लाख से ऊपर देगा। तो मैं बोलूंगा अरे ठीक है मैं तुम्हें 55 दूंगा, सामने वाला कहेगा तुम कहोगे मैं 60 दूंगा। तो क्योंकि प्रोडक्ट लिमिटेड है लेकिन परचेजिंग पावर बढ़ गई है क्योंकि हमारे पास पैसा है, तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। वही ऑडी जो पहले 50 लाख की थी, अब क्योंकि डिमांड ज्यादा हुई तो उसने अपनी कीमत बढ़ा दी ना, ओनर ने, मालिक ने। तो बस यही बात है, जब बेरोजगारी कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब बेरोजगारी ज्यादा होगी, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन नीचे आएगा क्योंकि सामान को ज्यादा खरीदना नहीं चाह रहा है, पैसा नहीं है। तो फिलिप्स कर्व में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। चलो यहां पे अगला देखें क्वेश्चन। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अब ये तो आपका वहां का क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके में आता ही आता क्वेश्चन है, आर्ट वाले से। एक आप देखे थे थोड़ी देर पहले भी और एक अभी भी आया है। तो कुल मिला के बच्चे ये जो सेगमेंट है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ठीक है, फोक म्यूजिक, फोक डांस, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाना है, अकेडमीज को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे उस्ताद साबरी खान क्या बजाते हैं? सारंगी। इनके अलावा मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, ये भी मस्ट है कि आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। बड़े फेमस लोग हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब शहनाई बजाते हैं, अमजद अली खान साहब और अलाउद्दीन खान साहब, तो ये सरोद, तो ए और सरोद, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार, वैसे पंडित रविशंकर जी तो अलाउद्दीन खान जी के शिष्य हैं, यानी जो सरोद बजाते हैं, लेकिन रविशंकर साहब सितार के एक्सपर्ट, इनको भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है रविशंकर जी को। पंडित शिव कुमार शर्मा, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। संतूर हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी या फ्लूट। जाकिर हुसैन साहब, इनका दिसंबर 2024 में हाल ही में निधन हुआ, तबला। और सुल्तान खान सारंगी। अब देखो साबरी खान भी सारंगी और सुल्तान खान साहब भी सारंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ डांस। बहुत सिंपल है क्योंकि नेशनल अकेडमी कौन सी बच्चे? संगीत नाटक अकादमी। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में। लेकिन स्थापना भले 1952 में हो गई, इसका जो इनॉग्रेशन था वो 1953 में किया गया। उस समय के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद साहब, उनने इनॉग्रेशन किया है और फिर इसी साल से 1953 से ये ऑपरेशनल हो गई अकेडमी। अच्छा, इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? चेयरमैन पीवी राज मन्नार। तो ये भी हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, तो दिमाग में रखिएगा। आइए, तो ये हमने अच्छे से देख लिया, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो ये डांस, ड्रामा और थिएटर की अकेडमी। चलो फिर जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी का युद्ध जीतते हैं। अब ये एक स्थिति आ गई उनके सामने कि अब जब वो भारत में एक बड़ा हिस्सा जीत चुके हैं और फिर वो एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, तो कैसे एक्सपेंड करोगे जब तक आपको भारत का मैप ही अच्छे से नहीं पता कि कहां क्या। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जेम्स रेनेल को जिम्मेदारी दी कि तुम इंडिया का एक एक्यूरेट मैप बनाओ। इसलिए जेम्स रेनेल को फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई?
फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी? रॉबर्ट क्लाइव को नहीं, जेम्स रेनल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और माना जाता है कि यहीं से वो पूरा कार्टोग्राफी इंडिया का शुरू हुआ, यानी मैप्स बनना शुरू हुए। फिर समय के साथ मैप्स और एक्यूरेट होते रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्यूरेट मैप है सबसे पहला, वो जेम्स रेनल का मैप माना जाता है। तो इनका उद्देश्य, ऐसा मत सोचना कि इंडियंस को बेनिफिट देना था, उद्देश्य बड़ा साफ है कि हमको शासन करना है जिस भूमि पे, तो वो भूमि कहां तक है, कितनी है, कहां पे नदी है और कहां पर समुद्र है, वो सब पता तो होना चाहिए। तो इसलिए मैप बनवाया था किसने? जेम्स रेनल ने बनाया था। और किसने बोला था बनाने को? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चे? तो रॉबर्ट क्लाइव एकदम सही जवाब है। आई सबसे महान चोल शासकों में से एक राजराजा प्रथम ने 985 से लेकर डैश तक शासन किया। जब हम लोग बात करते हैं चोल राजाओं की, तो चोल में दो हैं, एक अर्ली चोल जो संगम काल में आते हैं प्राचीन भारत में, और ये है परवर्ती चोल, लेटर चोल। इनकी स्थापना कौन करते हैं भाई? लेटर चोल की तो विजय आले, और कब करते हैं? 850 एडी। और यहाँ पे कैपिटल क्या होता है? तंजौर। आगे चल के कौन आते हैं? राजराजा प्रथम। 985 ईस्वी में उनका शासन शुरू है और 1014 एडी में शासन खत्म है। अच्छा, एक और बात करें कि इनने एक टेंपल बनवाया है जिसको हम कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि इनके ही नाम पे है ना भाई, राजराजा इनका नाम है इसलिए इनके नाम पे ही। तो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर टेंपल ये कब बनवाया था? 1010 एडी, यानी 1000 साल से भी ऊपर हो गया है, फिर भी ये टेंपल अच्छे से अभी भी मौजूद है। ठीक है, और बात करें तो राजराजा प्रथम ने जो नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका है उसको एनेक्स कर लिया था। तो श्रीलंका का बच्चे जो नदन हिस्सा है उसको एनेक्स कर लिया। इसके अलावा मालदीव्स को इन्होंने एनेक्स कर लिया, तो मालदीव को भी इनने हड़प लिया। तो बहुत पावरफुल थे। इनके बाद इनके बेटे आते हैं राजेंद्र प्रथम, वो 1014 एडी से शुरू करते रूल करना, और 1044 1044। चलो फिर भाई जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? सिंपल है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी तो इसका गठन सिंगापुर में हुआ था बच्चे। और इसका गठन किसने किया? 1942 में मोहन सिंह ने गठन किया। कई बच्चों को ये डाउट होता है, मैं क्लास में इसको कई बार बताता भी हूं कि भाई मोहन सिंह साहब ने स्थापना की है। कई बच्चों को लगता है सुभाष चंद्र बोस साहब ने स्थापना की, नहीं, मोहन सिंह साहब ने 1942 में स्थापना की है। और आगे चल के जब सुभाष चंद्र बोस साहब इससे जुड़ते हैं तब वो उसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी से चेंज करके आजाद हिंद फौज कर देते हैं। और वो इसमें अलग अलग रेजिमेंट्स भी क्रिएट करते हैं। 3 कॉम्बैट यानी लड़ाकू रेजिमेंट होती हैं। कौन सी? तो भाई लड़ाकू रेजिमेंट कौन सी है? तो एक गांधी रेजिमेंट, एक नेहरू रेजिमेंट और एक आजाद रेजिमेंट। ठीक है, इसके अलावा एक वुमेन्स रेजिमेंट भी होती है जिसका नाम क्या होता है? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट ये महिलाओं की रेजिमेंट है। ठीक है, और इसकी हेड कौन होती है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, तो लक्ष्मी सहगल जी इसकी हेड होती है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना है। चले 1944 में आजाद हिंद फौज ब्रिटिशों से लड़ने के लिए जाती है। जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल वॉर इसको बोलते हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हार जाते हैं। ठीक है, चले तो सिंगापुर में स्थापना हुई थी। आगे बढ़े। मार्च 2023 में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023। अब ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2024 में। तो भाई जाहिर सी बात है 1-1.5 साल का करंट अफेयर पूछना जायज है, तो ये क्वेश्चन पूछना कोई गलत नहीं था। और कौन बने PFRDA के उस टाइम पे अध्यक्ष? दीपक मोहंती। लेकिन आज जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है बच्चे, तो उसके अध्यक्ष जो वर्तमान में है, क्योंकि ये 2025 की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, आपको ये नाम दिमाग में रखना है, शिव सुब्रमण्यम रमन। अब बात यह है कि हमको यहाँ पे शिव सुब्रमण्यन, नॉट मनियम, मनियन रमन। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली यह है कि बच्चे आपको 1-1.5 साल में जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई है इंपॉर्टेंट, उनको दिमाग में रखना है। जरूरी नहीं कि आपसे PFRDA पूछे, आपसे कुछ और पूछ सकता है। तो शिव सुब्रमण्यन रमन तो ये हैं जो कि वर्तमान में PFRDA के चेयरमैन है। चलो यहाँ पे कंट्रीज हैं और उनकी लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, जोंका, बर्मीज, दारी, उर्दू। अरे बाप रे, तो बेटा बहुत आसान हो गया। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, पुराना,
तो म्यांमार के लिए क्या हो गया, बर्मीज। 4 का देखो बी किस में है, 4 का बी इसमें इसमें इसमें, आगे बढ़ो। फिर क्या है, पाकिस्तान, तो 3 का कर दो डी, 3 का डी उर्दू, सिंपल है तो ऐसे भी गेस कर लेते, तो 3 का डी इसमें, 3 का डी इसमें, तो कुल मिला के बी और डी में से कोई सही है। अब देखो भूटान की क्या है, जोंका, तो 2 का कर दो ए, तो 2 का ए इसमें है तो यही होना चाहिए, और 1 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा सी यानी दारी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चे। अगेन मैं इस शिफ्ट को क्या बोल रहा हूं, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि आप देख रहे हो ऐसे, ये तो मतलब ऐसे ही बच्चे बना लेते बिना कोई एडिशनल नॉलेज के। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि एडिशनल नॉलेज चाहिए। अफगानिस्तान से जोंका लोग नहीं मिलाएंगे, वैसे भी कॉमन सेंस उनका कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान का अगर जोंका और दारी में से चुनना है तो दारी चुनते, तो वैसे भी बन जाता है। एनीवेज आओ आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद तब लागू होता है जब कोई निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे साइट पर ले जाता है। तो ये किसकी बात हो रही है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजो, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना पेरेंट्स की। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 याद करो। देखो ओरिजिनल बात करें बच्चे तो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, सही है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब ये भी इसलिए कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जाता, अगर आप बेसिक आईक्यू भी इस्तेमाल करते, आपको नहीं मालूम कि ये फंडामेंटल ड्यूटी का क्या अल्फाबेट है, लेकिन आपको इतना तो मालूम है कि ये 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुई थी। तो क्या करना था, कुछ नहीं, अगर वो 11वीं है तो भाई ABCD लिख लो। क्या लिखना था, ABCDEFGHIJKLM। अब मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 में क्या आ रहा है के, तो आर्टिकल 51A के हो जाएगा, क्योंकि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ना ये, तो के में फिट बैठता। तो आप ऐसे भी बना सकते थे। खैर, तो साइंस के क्वेश्चन साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। जुलाई 2021 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया। विच बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 टू हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा कि अरे 2024 में 21 के करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन ये तो सही बात कि उन्होंने गलत किया। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार ऑप्शंस पढ़ते तो भी मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉमन सेंस से बना लेते। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सा बिल पास किया गया माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा उपलब्ध करवाने के लिए। क्या बच्चे इसेंशियल कमोडिटीज हो सकता है, इसेंशियल कमोडिटी है ये क्या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा, नहीं भाई इसेंशियल कमोडिटी ये बिल्कुल नहीं है। क्या मिनरल लॉ है, अरे मिनरल से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये एक बार हो सकता है क्योंकि फैक्ट्री और एंटरप्राइज मिलती जुलती बात है। क्या इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड हो सकता है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में आप वर्किंग कैपिटल माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को जनरली क्यों बांटोगे, मतलब ये जो छोटे फर्म्स होते हैं, छोटी फैक्ट्रीज एंटरप्राइजेस हैं, आप उनको मतलब इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी में क्यों ही ले जाओगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो बेटा ये भी नहीं होगा ना, सही जवाब कॉमन सेंस से भी आप सी निकाल लेते वैसे। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि ये पुराना क्वेश्चन था, मतलब 2024 में 21 का क्वेश्चन पूछना कोई समझदारी नहीं है। ये वो क्वेश्चन होते हैं कि अगर ऑप्शन सी टफ बना देते तो किसी बच्चे को नहीं आता, सिर्फ बच्चे तुक्का मारते या छोड़ के ही आते, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा आप तो 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स ही पढ़ो, उससे ज्यादा पुराना नहीं। चलो, एक्सफोलिएशन किसका फॉर्म होता है, एक्सफोलिएशन किसका फॉर्म होता है, ठीक है, फिजिकल, केमिकल, मास, बायोकेमिकल, फिजिकल वेदरिंग का होता है। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर के चेंजेस की वजह से तो जो रॉक का आउटर लेयर होता है वो पील ऑफ होने लगता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो रॉक का जो आउटर लेयर है वो टूट के गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सफोलिएशन। और क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये क्रैक्स डेवलप्ड हुए, तो इसलिए इसको फिजिकल वेदरिंग हम कहेंगे, ठीक है। तो भौतिक अपक्षय है। चलिए, तो हमने ये भी पढ़ लिया, हाँ जी। तो इस तरीके से हमारा ये शिफ्ट का एनालिसिस खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, और ये भी जरूर बताएं कि आपके एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और हम आपको और बेहतर कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी बताइएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।